Hello friends, my name is Apoor Bajpayee and I have scored a rank of 101 in CGL 2016. In 2015, I got the post of accountant in CAG and today we are making this video to discuss the job profile of an accountant in CAG, Comptroller and Auditor General of India. CGL के एप्लीकेशन फॉर्म में इसका जो पोस्ट कोड होता है वो W होता है। तो आज हम इसी पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं सिलेक्शन के टाइम से ही शुरुआत करता हूँ। जब आपको ये पोस्ट सीजीएल की तरफ से अलॉट हो जाती है उसके बाद आपका जो भी डोजियर है वो सीएजी हेडक्वार्टर्स को सेंड किया जाता है। सीएजी हेडक्वार्टर्स को जब आपका ये डोजियर सेंड हो जाता है उसके बाद सीएजी आपसे स्टेट एलोकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोलता है। इस साल 16 वाले सीजीएल में ये हुआ है कि ये जो आपका स्टेट एलोकेशन फॉर्म है ये पहले फिल हो गया, अभी डोजियर्स नहीं सेंड हुए हैं। तो जो भी अपना उनका तरीका हो, इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। और उसके बाद जब आपके डोजियर सेंड हो जाते हैं, स्टेट एलोकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, फिर आपको सीएजी जो है आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, जो आपके मेरिट का मतलब जो आपके मार्क्स हैं सीजीएल में एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टेट अलॉट कर देता है। जैसे मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट अलॉट हुआ है। आई एम फ्रॉम यूपी, मेरा CR रीजन था, बट मुझे जो है मेरा जो स्टेट अलॉट हुआ है वो छत्तीसगढ़ अलॉट हुआ है। स्टेट अलॉट होने के बाद जो भी आपको स्टेट मिला है उससे आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। जैसे मेरा ज्वाइनिंग लेटर वो रायपुर एजी ऑफिस से इशू होगा। ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के 30 डेज़ के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है, आपको ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो आपको ऑफिस में सेक्शन अलॉट कर दिया जाता है। सेक्शन का मतलब होता है जो भी ऑफिस की, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की, केवल सीएजी में ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो आपका स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट एक सेल होता है, रूम होता है, उसको आप एक सेक्शन बोल सकते हैं। जैसे कई सेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ जो सीएजी में है, फंड सेक्शंस होते हैं, ट्रेजरी सेक्शंस होते हैं, बाकी जो ऑफिस के इंटरनल सेक्शंस हैं उसमें एडमिन सेक्शन आता है, बिल सेक्शन आता है, ऐसे करके कई सेक्शंस होते हैं। जितना बड़ा ऑफिस होता है, जितना बड़ा स्टेट होता है उतना ही बड़ा उसका एजी ऑफिस होता है और उतने ही ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी सीएजी का जो ऑफिस रायपुर में बना है, अभी नया ही ऑफिस बना है, 2011 में बना हुआ है। और उसके बाद जब आपको एक सेक्शन अलॉट हो जाता है तो उससे आपका जो वर्क नेचर है वो डिफाइन होता है। सभी सेक्शंस में एक अलग अलग वर्क नेचर होता है। जैसे आपके साथ 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक ही स्टेट में, जैसे मेरे साथ लगभग 10 अकाउंटेंट्स ने ज्वाइन किया एजी ऑफिस छत्तीसगढ़, तो सभी के जो वर्क प्रोफाइल है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही काम होगा, और सभी के वर्क प्रोफाइल में कुछ क्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। और तो शुरुआत करते हैं हम वर्कलोड के बारे में। वर्कलोड ऐसा होता है कि जैसा आपका सेक्शन है वैसा आपका वर्कलोड होगा। किसी किसी सेक्शन में आपको ज़्यादा काम नहीं होता है, पर डे अगर आप 2 to 3 आवर्स भी अपना काम कर रहे हैं तो आपका काम कभी पेंडिंग नहीं जाता। जबकि कुछ सेक्शन वहीं पर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट करने ही होते हैं। फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर्स, काफ़ी ज़्यादा आप आराम फील करेंगे। चूँकि गवर्नमेंट ऑफिस है तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, मैं यही कहूँगा। तो और जैसे ऐसा नहीं होता कि किसी को एक सेक्शन अलॉट हो गया तो हमेशा के लिए वो अलॉट हो जाता है। कुछ कुछ समय के बाद, लगभग 3 to 4 ईयर्स के बाद, सेक्शन में ही इंटरनल ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कि आप इस सेक्शन से उस सेक्शन में जाइए, उससे इसमें आइए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को किसी न किसी सेक्शन में काम करने का मौका अपनी जॉब के समय में मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद जब आपका सेक्शन अलॉट हो गया, आपका वर्क नेचर अलॉट हो जाता है, और थोड़ी सी बात हम सैलरी की कर लेते हैं। सैलरी में ये होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं वहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटीज़। लेकिन सीएजी के केस में अच्छी बात यह है कि सभी ऑफिसेस कैपिटल में होते हैं, तो ज़्यादातर ऑफिस जो है वो Y सिटी में आते हैं और कुछ जो है वो X सिटी में आते हैं। केवल 6 सिटी लगभग X में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, और 1-2 सिटीज़ और हैं, मुझे क्लिक नहीं कर रहा, वो X सिटीज़ में है। बाकी ज़्यादातर सिटीज़ Y में है, जैसे रायपुर भी Y है, इलाहाबाद एजी ऑफिस भी Y सिटी में है। तो इस तरीके ये सब Y सिटी में आते हैं। तो सैलरी सिटी के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि अलाउंसेस डिफर कर जाते हैं, पे सेम होता है। तो अगर आप X सिटी में हैं तो आपको जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो 41 to 42 होगी, और अगर आप Y सिटी में हैं तो भी आपकी ज्वाइनिंग के समय सैलरी जो है 36-37 के अप्रॉक्स होगी। ये ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद सैलरी हो गई, वर्क नेचर हो गया, और आपको हमेशा 2 दिन की, हर वीक में 2 दिन की आपकी जो सैटरडे संडे है वो आपको पूरा ऑफ रहता है, और आपको केवल 5 डेज़ वर्किंग करना है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है।
एक चीज़ और लोगों के मन में होती है कि वो आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अकाउंटेंट की पोस्ट पे अगर आप हैं तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आगे की पोस्ट की। बिल्कुल ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं होता है। सैटरडे संडेज आपके पास बिल्कुल खाली होते हैं, तो आप उस समय में भी तैयारी कर सकते हैं। और जिस दिन आपके पास जॉब है, जैसे 5 डेज़ जो भी जॉब वाले हैं, वर्किंग डेज़ हैं, उसमें भी आपके पास कोई ऐसा नहीं होता कि आप शाम तक आते आते इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं हो जाते कि आप काम ना अपनी पढ़ाई ना कर पाएँ। तो ये कोई टफ नहीं है। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना तो आप अपनी जो भी आगे की प्रिपरेशन है उसको आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्कलोड नहीं होता है। एक पॉइंट और है जो लोगों के मन में आता है कि हमें फील्ड में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता। तो अगर आप अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फील्ड में बिल्कुल ही ना के बराबर है, और अगर आप उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप जाना चाहते हैं तो ही आपको भेजा जाएगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑडिटर हैं तो अगर आपका सीनियर आपको बोल रहे हैं जाने के लिए तो फिर आपको ऑडिट पार्टी के साथ आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता है। आप हेडक्वार्टर्स में अपने ऑफिस में आराम से आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लोग आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो भी, सबका नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम यहीं अपने ऑफिस में हेडक्वार्टर्स में रहना चाहते हैं। तो जैसा भी आप चाहें वैसा आप इजीली कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक चीज़ और रहती है कि सैलरी के लिए मुझे ये बात बतानी थी कि जैसे कुछ लोगों को ये रहता है कि हमारी जो सैलरी होती है वो अलग होती है और अलाउंसेस जो होते हैं वो अलग होते हैं। सैलरी का मतलब होता है कि आपका पे प्लस अलाउंसेस मिलाकर के आपकी एक सैलरी बनती है ग्रॉस। तो जो आपकी सैलरी होती है उसमें जो आपका पे है, आप जब अकाउंटेंट ज्वाइन करेंगे तो प्रेजेंट पे, जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट पे है 29,200, ये पे है आपकी। और उसके बाद आपके इसमें अलाउंसेस लगते हैं तो ये बढ़ जाती है। तो सैलरी का मतलब ये होता है कि उसमें सभी अलाउंसेस पहले से इन्वॉल्व हैं और उसके बाद आपको कोई अतिरिक्त अलाउंसेस अलग से नहीं दिए जाते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हमें क्वार्टर मिलेगा या नहीं रहने के लिए, गवर्नमेंट क्वार्टर। तो गवर्नमेंट क्वार्टर आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर खाली होगा तो ही आपको मिलेगा, और अगर नहीं खाली है तो आप अपना वेटिंग लिस्ट में नाम कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई क्वार्टर खाली होता है तो आपको एक क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से आपका क्वार्टर अलॉट हो जाएगा उस दिन से आपको जो HRA मिलता है, प्रेजेंट सैलरी में आपको HRA अप्रॉक्स 4800 HRA मिलता है, 4800 रुपये। तो अगर आप जिस दिन से क्वार्टर आप ऑक्यूपाई कर लेंगे तो आप HRA के लिए हकदार नहीं रहेंगे, आपका HRA रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं ले रहे हैं तो आपको HRA भी दिया जाएगा। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पर रखने की बात जो भी थी, मैंने कोशिश की है कि मैंने सभी डाउट्स आपके दूर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका पॉइंट रह गया तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लूँगा। एंड ओके, गुड लक, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।